नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर पिछले 23 वर्षों से यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा। मैंने दोस्तों 13 साल 2000 ईस्वी से 2013 तक लगातार दिल्ली में भी मार्गदर्शन दिया है। भारत के कई क्षेत्र जैसे जोधपुर, अजमेर, पटना, इंदौर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, कई ऐसे जगह हैं जहां मैं लड़कों को मार्गदर्शन दिया हूं। लेकिन दोस्तों मेरा मार्गदर्शन अलग तरह का होता है। मोटिवेशन वाला काम नहीं, लड़के को पढ़ाने का काम। दोस्तों आज मैं आपके लिए समसामयिकी करंट अफेयर्स में योजना मैगजीन के एक चैप्टर को लेकर आया हूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपको किस प्रकार से योजना मैगजीन पढ़ना चाहिए। और हम लोग जो आईएएस गुरु तोमर सर पर ऑथेंटिक बुक्स कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका खुलासा हम 5 तारीख को करेंगे। उसमें आपको पूरा बताएंगे कि करंट में हम कैसे पूरी योजना आपको पढ़ाएंगे। तो आज मई महीने के योजना का एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार टॉपिक लिए हैं और कैसे तैयार करें आप योजना पत्रिका, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये समझिएगा, ऐप के अंदर इसी तरह मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला आलेख है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार। सबसे पहले दोस्तों योजना की सबसे बड़ी खासियत ये समझना है कि इसको लिखने वाले कौन हैं। एस सोमनाथ अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी हैं इसरो में। क्या संभव है कि पूरे भारत में इंक्लूडिंग मी कि कोई कोचिंग वाला अगर कह दे कि हम इससे बढ़िया लिख देंगे? इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़िए। कोई भी कोचिंग वाला, चाहे वो मुखर्जी नगर में नंबर 1 हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके पास एस सोमनाथ वाली जानकारी कैसे हो सकती है। तो चलिए दोस्तों कैसे पढ़िएगा। तो आप जानते हैं कि ये जो है एक इंट्रोडक्शन से शुरू होगा कि हमारे देश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना के समय से ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में सबसे आगे रहा है। यानी भारत में जो इसरो की स्थापना की गई, वह इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में अन्वेषण में भारतीय संस्थाओं में ही नहीं, कई एशियाई संस्थाओं में और विश्व के कई संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता करते हुए एक अग्रणी भूमिका अदा किया है। अब दोस्तों अगला लाइन कहता है 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के पास एक मछली पकड़ने वाली बस्ती थुम्बा से पहला रॉकेट छोड़ा गया था। यानी हमारे लिए प्रीलिम्स परीक्षा में ये एक लाइन हो गया कि 1963 और 21 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा से भारत ने पहला रॉकेट छोड़ा था। कैसे नहीं इसमें कंटेंट है, जरा देखिए। और यहां से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पत्ति की घोषणा की गई। उस समय पहले प्रक्षेपण के लिए आवश्यक तत्कालीन रॉकेट, पेलोड, रडार, कंप्यूटर विदेश से मंगाए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 1963 में थुम्बा से जो हम पहला रॉकेट छोड़े थे, उसमें जितने प्रकार के टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी वो हमारा स्वदेशी नहीं था, हम विदेश से मंगाए थे। कई वर्षों से प्रमुख संसाधनों का लाभ उठाते हुए
संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कई कदम उठाए हैं, जिससे भारत का वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान बन सके। यानी इसरो भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मुख्य पोजीशन दिलाने के लिए कई प्रकार का नवाचार किया है, न्यू इनोवेशन किया है। कहता है इसरो में विभिन्न तकनीकी सीमाओं में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास हुआ था। 53 से अधिक वर्षों की यात्रा में इसरो में जन्म लेने वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हर नवाचार के बारे में बताना तो इस लेख में संभव नहीं है। फिर भी इस लेख में तकनीकी नवाचारों के स्पेक्ट्रम में अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली किस पर चर्चा करने जा रहा है। अंतरिक्ष अवसंरचना, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतर्ग्रह मिशन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे विषय को ये जो हैं एस सोमनाथ ये अपने लेख में इसको शामिल किए हैं। अब शुरू करते हैं एक एक को। पहला है अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली। मतलब कि एस सोमनाथ जी ये बताना चाह रहे हैं कि अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली में भारत ने क्या क्या न्यू इनोवेशन किया है। तो 1970 के दशक में ठोस प्रणोदन, सॉलिड प्रोपेलेंट आधारित साउंडिंग रॉकेट के विकास के साथ अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली की शुरुआत हुई। परिवहन प्रणाली का मतलब हुआ कि साउंडिंग रॉकेट से लेकर के जीएसएलवी तक की जो यात्रा हुई है वो क्या है यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, क्योंकि रॉकेट ही तो लेके जाएगा। कहता है जो 120 किलोमीटर की ऊंचाई में 30 ग्राम भार पहुंचाने में सक्षम है। मतलब 1970 में यह चित्र देखिए, ये जो साउंडिंग रॉकेट जो है हम लोग डेवलप किए थे उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का प्रयोग किए थे और वह साउंडिंग रॉकेट 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक 30 किलोग्राम भार के वस्तु को लेकर के ले जाने में सक्षम था। कहता है इसके बाद जल्द ही हम सॉलिड प्रोपेल्शन में क्या होता है, थ्रस्ट कम मिलता है, तो धक्का कम मिलेगा तो हम ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं भेज पाएंगे, इसीलिए हमको लिक्विड की ओर जाना होगा और अंत में तो गैस में जाना होगा। तो इसके बाद हम तरल प्रणोदन प्रौद्योगिकी के समावेश के साथ पहली पीढ़ी के लॉन्च वाहन यानी SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 ये 1980 के दशक में हम लोग किए और ASLV ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ये 2 का विकास हम लोग किए। और इस विकास में हमने क्या किया कि सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट को एकीकृत किए, वायु गति का माने कि स्पीड के साथ जा सके ऐसा कुछ किए और ये जो है हम लोग डेवलप किए। अब आइए, कहता है ठोस और तरल प्रणोदन का एकीकरण, वायु गति का विनिर्माण, सम्मिश्रण, सिमुलेशन, पायरोस तंत्र, इन सब टेक्नोलॉजी का विकास करने के बाद अब हम PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो हमारे पोलर कक्षा में 1700 किलोग्राम भार रखने का क्षमता रखता है उसको हम विकसित किए। जरा समझिएगा दोस्तों कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। पहले हम साउंडिंग रॉकेट बनाए जिसमें हम लोग केवल सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि ठोस प्रणोदक उपयोग किए। ये किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने में सक्षम नहीं था, इसीलिए इसका नाम रखे साउंडिंग रॉकेट। जब हम सैटेलाइट लॉन्च करने वाले व्हीकल का निर्माण किए तो उसमें हम लिक्विड प्रोपेलेंट का प्रयोग किए।
देखिए अपने आप आपको याद होते चला जाएगा। इसी को थोड़ा सा और संवर्धित किए, ASLV का निर्माण किए, और जब लिक्विड और सॉलिड को मिक्स कर दिए तब जाकर के हम PSLV को बनाए। अब जरा एक बार सोचिएगा, आगे आपको जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल्स बताएंगे। 36,000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, कुछ भी है वो भूल जाइए, जब सैटेलाइट ऐसे घूमता है तो समझना है कि इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आज आपको एक बेसिक खाली बता दें। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर हम 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर एक सैटेलाइट लगा दें तो वो भी 24 घंटे में ही पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो जियो के तुलना में वो सैटेलाइट स्टेशनरी हो गया कि भारत के ऊपर अगर उसको खड़ा कर दिए तो भारत जैसे जैसे चक्कर लगाएगा वो भी भारत के ऊपर से ही चक्कर लगाएगा। लेकिन जब हम पोल टू पोल घूमने वाला सैटेलाइट डालते हैं ऐसे, तो क्या होता है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है और हम ऐसे सैटेलाइट घुमा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट। दोस्तों, हमारा साइंस बैकग्राउंड रहा है इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। 1700 किलोग्राम भार के सैटेलाइट को पोलर कक्षा में जो है वो रखने में सक्षम था। अब कहता है क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेशी विकास, तीसरी पीढ़ी के रॉकेट यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल प्रक्षेपण यान के विकास में ये हमारा पहला प्रौद्योगिकी छलांग था जो हमको GTO, जियो ट्रांजिशन ऑर्बिट, भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में 2000 किलोग्राम पेलोड को रखने का ये जो है क्षमता रखता था। यानी 2000 किलोग्राम के सैटेलाइट को हम, ये हमारा अगर पृथ्वी है और ये ऑर्बिट अगर GTO ऑर्बिट है तो हम इसमें इसको रखने में सक्षम थे। 36,000 किलोमीटर मोटा मोटी ध्यान रखिएगा। इसमें जब आपको ट्रेडिशनल साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे तब बताएंगे मोलानिया ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है। यहाँ चूंकि करंट पढ़ाना है तो वही कहते हैं कि पहले ट्रेडिशनल मजबूत करिए, और नहीं तो देखिए अभी GTO लिख के निकल गया, अब आप भी घूमते रहिए कि ये क्या है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, तो वो सब आपको बताएंगे, लेकिन वो ट्रेडिशनल क्लास में कि जब एक दिन ऑर्बिट ही पढ़ाने हैं। अब आइए, कहता है उच्च प्रवाह क्षमता वाले संचार उपग्रह वाले प्रक्षेपण से उन्नत प्रक्षेपण यान MK3 के विकास की आवश्यकता पड़ी। मतलब अमेरिका जब हमको क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था और उसके विकास में जब हमको जो है समय की आवश्यकता पड़ी, तो हमने क्या सोचा कि तब तक क्यों न PSLV का ही उपयोग जो है हम करें। लेकिन जब अमेरिका हमको क्रायोजेनिक इंजन दे दिया तब हम सोचे कि अब हम PSLV का उपयोग क्यों करें, तो अब हम GSLV का उपयोग करेंगे, लेकिन उसमें और अच्छा हमको लॉन्चिंग मिले उसके लिए हम क्या किए, GSLV MK3 नामक जो है एक लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण किए। कहता है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ठोस बूस्टर उच्च क्षमता वाले तरल और क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित LVM3 में GTO में 4000 किलोग्राम पेलोड की क्षमता, 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट को वो GTO कक्षा में भेज सकता है। अब कहता है इसरो के रॉकेट परिवार में नवीनतम सदस्य लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। क्या कह रहा है, शॉर्ट
सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जो 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। उसमें 3 स्टेज में जो है ईंधन भरा जाता है और वो सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्सन पर आधारित होता है। अब जरा मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं, जब हम ऐसे सड़क के ऊपर गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम व्हीकल से आए। व्हीकल का मतलब क्या हुआ कि इस धरती पर एक सरल रेखा में ऐसे करके चल जाए। लेकिन जब हम एक ऐसा व्हीकल बनाए जो जमीन पर ऐसे ना चल के ये जमीन से ऐसे ऊपर उड़े, यानी लॉन्च हो, तो ये V के आगे हमने लगा दिया LV, लॉन्चिंग व्हीकल। अब चूंकि लॉन्चिंग व्हीकल किसका लॉन्च करेगा, तो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, तो इसके आगे लगा दिए S, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब ये जितना ऊंचाई हम चाह रहे थे वो हमको मिल नहीं रहा था, तो एक काम करिए, इसको थोड़ा बढ़िया बनाइए, संवर्धन करिए। तो अब इसके आगे ऑगमेंटेशन, तो ये हो गया A। अब इससे भी बढ़िया बनाना है, वो लॉन्चिंग व्हीकल जो सैटेलाइट को पोलर कक्षा में लेकर जा सके, तो SLV के आगे लगा दीजिए P। और वो सैटेलाइट, वो लॉन्चिंग व्हीकल जो सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी कक्षा में लेकर के जा सके, तो उसके आगे लगा दीजिए G, उसको कहते हैं GSLV। ये कंसेप्ट है LV, SLV, ASLV का। अब इतना देर जो हम लोग पढ़े दोस्तों, उसमें जरा ये समझने का प्रयास करिए कि आखिर इस लॉन्चिंग व्हीकल में हमको अमेरिका मदद क्यों नहीं करना चाह रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, देखिए, जबकि शुरुआती दौर में अमेरिका हमको मदद किया था, साउंडिंग रॉकेट हम उसी के सहयोग से छोड़े थे। लेकिन जरा समझिए, अगर ये एक बार ऐसे मान लीजिए 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चला गया और आप इस टेक्नोलॉजी को अगर सीख गए कि ऐसे 3000 किलोमीटर भेज सकते हैं, तो थोड़े दिन बाद आप इसको क्या करेंगे, ऐसे भेज देंगे 3000 किलोमीटर। नतीजा क्या होगा, यहाँ से ये उड़कर ऐसे जाएगा 3000 किलोमीटर, लेकिन 2500 किलोमीटर की ये दूरी हो सकती है, या 2000 किलोमीटर। वो R = U² 2 sin थीटा अपॉन जो है G करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसे वो फार्मूला छोड़िए, अगर आप ये जो है निकालेंगे, क्या हुआ, आपने एक मिसाइल बना दिया। तो ये बताइए कि क्या अमेरिका आपको 36,000 किलोमीटर चलाने के लिए ऐसे सिखा दे, अब बाद में आप उसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे 36,000 भेज दीजिए, तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो जाएगा। ठीक है ना, U² sin 2 थीटा अपॉन G होता है फार्मूला। तो ये जो है क्या देख रहे हैं, R का रेंज निकालने का। लेकिन ज़रा समझिएगा कि ये जो है मिसाइल प्रोग्राम में भी काम आ जाएगा, इसीलिए अमेरिका हमारा विरोध कर रहा था। दूसरा, चलिए लड़ाई में एक बार हो सकता है कि बैलेंस कर दिया जाए। इसके ऊपर जो एगो सैटेलाइट यहाँ, एगो सैटेलाइट यहाँ, एगो सैटेलाइट यहाँ, ये ऐसे लगा के एक के खर्चा में 3 सैटेलाइट जो भेज देते हैं हम लोग, और अमेरिका के पास जो है वो महंगा में वो भेजता है, तो कल को क्या होगा, हम अंतरिक्ष बाजार में अमेरिका को चुनौती देने लगेंगे। आज PSLV में हमारी महारत आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि उसमें अब
कई देश अपने साथ जो है आके जुड़ गया है कि नहीं आप ही छोड़ दीजिए। तो क्या अमेरिका अपने को GSLV सिखा करके एक कॉम्पिटिटर पैदा करता है? तो ऐसे कई प्रश्न हैं दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज ये एक डेमो लेक्चर था कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब उसके बाद क्लास में मैं आपको ये जो मैं काटा हूँ ऐसे करके ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स लिखा दूंगा कि 21 नवंबर को ये हुआ, 1970 में ये हुआ, यहाँ से कई पॉइंट आपको लिखा दूंगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसके बारे में ऐसे अंतरिक्ष संरचना, अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब है इसमें, लेकिन ये एक डेमो आपको हम YouTube पर दे रहे हैं कि कैसे लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको जो है हम इस तरह से करेंगे। और अब देख लीजिए कि कॉलेज के साथ साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो IAS गुरु तोमर सर आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। UPSC ऑथेंटिक बुक्स कोर्स है 1000 घंटे का, जिसमें करंट में योजना और कुरुक्षेत्र आपको ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ के बताएंगे। तो और प्लस सारे ट्रेडिशनल जो अपने 7 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्यावरण, संविधान, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जितने प्रकार के हैं, इकोनॉमिक्स, सब आपको इसमें पढ़ाएंगे। 10 जुलाई से ये बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब तक का ये आपको सबसे न्यूनतम फीस दिखाई देगा। 1.5 साल का आपको पढ़ने का पूरा मौका देंगे और फीस की घोषणा हम लोग 5 तारीख को करेंगे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के छात्रों के लिए ये एक स्पेशल ऑनलाइन क्लास है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।